और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है, बंगाल में आखिर गाय की कुर्बानी की कौन मांग कर रहा है और अड़ गया है। बंगाल में कुर्बानी पर बवाल तूफानी। सबसे पहले देखिए, शुभेंदु अधिकारी आज कहां थे। शुभेंदु आज बेलूर मठ में थे और संतों के आगे दंडवत और नमन कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों कहा कि कैसे बंगाल में गौ हत्या नहीं होगी। अब हालात ये हैं कि लोग अपनी गाय बेचने जा रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। जाओ चले जाओ बेगार থাকো নি, যাও চলে যাও। বেগার তোমাদের মাথা, তুমি নে চলে যাও। বেগার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। তাই তোমাদের মাথা, তুমি কাটার জন্য এখানে, এটা কাটার জায়গা, এখানে কিনলে সে কাটবে। তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো। বেগার এই মাঠে আনুন, এই মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে। এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যেহেতু তোমাদের মাথা যে গেলে, তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, তোমরা বেচে চলে যাবে। ये शख्स गाय बेचने आया था लेकिन लोगों ने कहा गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, ले जाओ, वापस ले जाओ, हम गाय नहीं खरीदेंगे। इस बीच देखिए जरा, हुमायूं कबीर अड़ गए। वो कह रहे हैं वो तो गाय की कुर्बानी करेंगे और उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। भी होगी, कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं गाय की भी कुर्बानी होगी, लेकिन पिछले दिनों अरशद मदनी ने खास तौर पर मना किया था और कहा था इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करो। को मत, गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर के लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। बकरीद से पहले बंगाल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु सरकार को अब खुला चैलेंज दे दिया है, ऐलान कर दिया है कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी। जो हुमायूं कुछ दिन पहले बुलडोजर एक्शन पर शुभेंदु की तारीफ कर रहे थे, वो अब उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बकरीद पर वो गाय, ऊंट और बकरी की भी कुर्बानी देंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी नमाज पढ़ेंगे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई। टीएमसी और विपक्ष की कई पार्टियां भी पशुवध पर शुभेंदु के फैसले पर सवाल उठा रही हैं और हुमायूं जैसे नेता जिस तरह भड़काने में लगे हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल में फिर कोई बड़ा बवाल या बखेड़ा खड़ा होने वाला है। अब देखिए जरा, ये वही हुमायूं कबीर है जो कभी बाबरी मस्जिद बनवाने को लेकर और बनाने को लेकर माहौल खराब करते। ये वही हुमायूं कबीर है जो अब गाय काटने की जिद कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। दरअसल पशु वध पर शुभेंदु का फैसला पिछले दिनों आया कि बकरीद से पहले
पशु वध पर गाइडलाइन जारी की गई। बैल, बछड़े या भैंस के वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। 14 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं की ही कुर्बानी दी जा सकती है। बीमारी या चोट की वजह से अक्षम पशु के वध को मंजूरी होगी। मतलब बंगाल में बूढ़े और बीमार पशुओं के वध का नया नियम है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर खुले में पशु वध पूरी तरह से बैन होगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना संभव है। कुर्बानी को रोकने या बैन करने जैसा कहीं कोई आदेश नहीं है। हुमायूं कबीर चैलेंज दे रहे हैं, शुभेंदु को चेतावनी देता हूं कि आगे आंख से मत खेलो। कुर्बानी पर रोक लगाई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कुर्बानी 1700 साल से चली आ रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी और ऊंट की भी होगी। सरकार के पास अधिकार है कि वो गाय पर आदेश जारी कर सकती है, लेकिन न हम सुनने वाले हैं न कुर्बानी रुकने वाली है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है, वो चंद पैसों में बिक गया है और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए हथकंडे अपना रहा है। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं देती? अब टीएमसी ने क्या किया है? नए नियम के रीति रिवाज और गरीबों को भारी आर्थिक नुकसान होगा इससे, टीएमसी का कहना है। गरीब इस उम्मीद में मवेशी पालते हैं कि जरूरत पड़ने पर बेच सके। बकरीद के समय इस तरह का कारोबार और फलता फूलता है। ऊपर से बकरीद में केवल एक स्वस्थ पशु की कुर्बानी दी जाती है। बीमार और बूढ़े जानवर की कुर्बानी इस्लाम में भी मान्य नहीं है। इसलिए बकरीद पर बंगाल सरकार के नए नियम से छूट दी जाए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि गाय की कुर्बानी त्योहार का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब सुनिए जरा, कुर्बानी पर जो बवाल मचा है, हंगामा मचा है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। अधिकारी क्यों नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। सरकार असम में, गोवा के अंदर के किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जब वहाँ नहीं रोक पा रही तो मुझे तो यहाँ भी उम्मीद नहीं लगती कि बीजेपी यहाँ रोक पाए। देखिए, आप अगर बोलेंगे कि हमें कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करना है तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई संप्रदाय को ठेस पहुंचे। तो सबकी चिंता करते हुए हमें अपनी जो आस्था है उसको पालन करना चाहिए। हमारा मजहब ही ये कह रहा है कि हम दूसरों के मजहब का एहतराम करें और वो गाय को आस्था के रूप में देखते हैं। तो मैं तो ये मांगता हूं कि देश की सरकार को जो है गाय को कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा देना चाहिए और राष्ट्रीय पशु के तौर पर उसे घोषित करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने गाय को रोककर अपने लिए कब्र खोदी है। ये बहुत बड़ा नुकसान उसने अपने लिए कर लिया है। गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है। तो एक बवाल कुर्बानी को लेकर अगर आप देखेंगे, आजकल सबसे ज्यादा बंगाल सुर्खियों में है। नई सरकार बनने के बाद नए नए फैसले आ रहे हैं। अब अगला फैसला जो ऑर्डर है वो घुसपैठियों को लेकर है। आपको बताऊं, बंगाल में अब शुभेंदु की तैयारी है कि घुसपैठियों का बैग पैक करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए और जो बंगाल में मौजूद है बांग्लादेशी जिनके ऊपर सीए लागू होना है, तो सीए कानून भी बंगाल में लागू होने जा रहा है और घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी है। देखिए जरा, दरअसल कहां से बांग्लादेशी घुसपैठ होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये भारत का नक्शा है, ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और बंद होगा घुसपैठ का रूट। सबसे पहले देखिए घुसपैठ, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं हरा, और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना से घुसपैठ होती है। एक दूसरा देखिए जरा, ये नादिया देख रहे हैं, उसके ऊपर 24 परगना के ऊपर नादिया, यहां घुसपैठ होती है। मुर्शिदाबाद जहां से हुमायूं कबीर हैं, ये घुसपैठ वाले इलाके हैं। मालदा ऊपर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ यहां से होती है। और ऊपर आइए, दिनाजपुर आप देख रहे हैं, यहां से बांग्लादेशी घुस आते हैं। और ऊपर जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का हिस्सा जो है, और दार्जिलिंग में, ये वो
जिले हैं जहां से घुसपैठ होती, उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। इसलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं अब शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने सबसे पहले बाड़ेबंदी की है इन जिलों में जहां फेंसिंग नहीं है और जमीन दे दी है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसएफ के हवाले दार्जिलिंग का गांव है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक गांव दिया गया है सुरक्षा के लिए, यहां फेंसिंग भी होगी और चौकसी भी होगी जिससे कोई घुसपैठिया ना घुस पाए। मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग से घुसपैठ होती है, मुर्शिदाबाद से होती है। यह मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी हो रही है। मुर्शिदाबाद में भी दावा है जमीन दी गई है, जिसके बाद नपाई जुखाई हो रही है और फिर बीएसएफ के हवाले ये हिस्सा। अब यहां बीएसएफ सिक्योरिटी बढ़ाकर और निगरानी रखेगी और आरोप लगता है अब तक ममता बनर्जी सरकार से जमीन मांगी जा रही थी लेकिन सरकार ने दी नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि 3D फॉर्मूला क्या है शुभेंदु अधिकारी का, जिसके तहत बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होने वाली है, सबकी वापसी होगी। शुभेंदु ने घुसपैठियों के खिलाफ 3D प्लान का ऐलान किया है। पहला डी क्या है? डिटेक्ट, यानी संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करना। दूसरा डी है डिलीट, यानी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से नाम हटाना। और तीसरा डी है डिपोर्ट, यानी हिरासत में लेकर घुसपैठियों को देश से बाहर करना। शुभेंदु ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद साफ कह दिया है, बंगाल पुलिस संदिग्ध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को सौंप देगी और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ तालमेल और बातचीत करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से जांच में उनके देश के होने की पुष्टि होती है, यानी जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे बांग्लादेशी एजेंसियों को, वहां उनकी पहचान परेड होगी, दस्तावेज सही होंगे। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया से घुसपैठिए बांग्लादेश भेजे जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से और ना घुसपैठ हो इसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने बॉर्डर की 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी है और 18 किलोमीटर में कटीले तारों की बाड़ लगेगी, बाकी में बीएसएफ की चौकियां होंगी, लोग घुस कर ना आने पाए जहां फेंसिंग नहीं है। घुसपैठ रोकने के लिए मुर्शिदाबाद और मालदा पर खास फोकस होगा। मुस्लिम बहुल इन दो जिलों से सबसे ज्यादा घुसपैठ की खबर आती है कि यहां लोग घुस आते हैं, फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, पहचान पत्र, और फिर वहीं बस जाते हैं। लेकिन अब वहां मजबूत सुरक्षा और सीए कानून लागू होगा। बंगाल में जो सीए के दायरे में नहीं आते वो घुसपैठिए माने जाएंगे। सरकार ने कहा है सीए के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगान के अल्पसंख्यकों को राहत मिली। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग इसमें आते हैं। लेकिन वही शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए, जो विदेशी सीए की शर्त पूरी करते हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। शुभेंदु सरकार की कार्रवाई सिर्फ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ होगी। सीए को लेकर ऐतराज और बवाल भी होता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। सरकार का हमेशा तर्क रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कम से कम धर्म के आधार पर मुसलमानों से प्रताड़ना उनके साथ नहीं हो सकती है, इसलिए वो सीए का हिस्सा नहीं है। सुनिए अब सियासतदान क्या कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है। पुलिस और आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध बांग्लादेशी सीए के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अदालत में पेश न किया जाए और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से सीएमओ को भेजी जाए। ये तो उनका वादा था चुनाव में कि वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे, उसी को पूरा किया। इसको लेकर इतना खबर बढ़ाने का कुछ नहीं है। जमीन तो उधर बंजर पड़ा रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसी को करके वो इतना पब्लिसिटी के वो ले रहे हैं। बॉर्डर सुरक्षित होगा और टीएमसी ने जो एक मशीन बनाए रखा था ना कि राहुल जी जैसे बोलते हैं इधर से आलू घुसेगा उधर से सोना निकलेगा, तो ऐसे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेटर ढुकेगा, इधर घुसेगा, इधर तृणमूल का वोटर बढ़ेगा, वो मशीन हम बंद करने वाले हैं। जो बेआईनी घुसपैठी कोई बाहर से कोई अलग देश से आएगा तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लोकल जो थाना है वो पकड़ के बीएसएफ को हाथ के सौंप देगी, तो बीएसएफ को उनको उसी देश में कांटेक्ट करके वो वापस देगी। यही तो बोला है, वो तो होना ही चाहिए। शुभेंदु के जो एक्शन है वो इस वक्त खबरों में, चाहे वो
बीएसएफ को जमीन देना हो या फिर अब तक टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई की गई हो। ये तस्वीर देख रहे हैं, टीएमसी के पार्षद हैं, काउंसलर हैं टीएमसी के नॉर्थ 24 परगना के, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बारासात के काउंसलर हैं टीएमसी के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद पर आरोप है उगाही का और दूसरे पार्षद की गिरफ्तारी हुई है हिंसा के मामले में। शुभेंदु ने देखिए जरा क्या कहा है। शुभेंदु कह रहे हैं कि जो हिंसा करेगा उसी से वसूली होगी। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। और आसनसोल में फाड़ी। शुभेंदु के एक और फैसले पर बवाल हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मदरसों में भी वंदे मातरम लागू कर दिया कि अब मदरसों में जो बच्चे सरकारी मदरसों में जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, उसमें वंदे मातरम गाना होगा। अब देखिए जरा वंदे मातरम पर नियम क्या है बंगाल में और इस पर विरोधी क्या कह रहे हैं। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार ने भी मदरसों में वंदे मातरम गाना अभी तक अनिवार्य नहीं किया, लेकिन बंगाल में शुभेंदु के इस बड़े फैसले की देश भर में चर्चा हो रही। वंदे मातरम क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना के दौरान गाया जाएगा। नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों यानी इंग्लिश मीडियम से लेकर सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। इसके लिए बंगाल के मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। इससे पहले शुभेंदु सरकार ने स्कूलों के लिए आदेश निकाला था, जिसमें बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को जरूरी किया गया। अब स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना जरूरी है। अब इस नीति को बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया। सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए और कहा गया है कि सरकार के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान होता था और कवि गुलाम मुस्तफा का लिखा बांग्ला गीत गाया जाता था। अब नए आदेश को लागू करने के बाद विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी। वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने विरोध जताया और इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वंदे मातरम पर सियासतदान। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पर्शिता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं हो रहे। संविधान में बिल्कुल क्लियर है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक इदारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब आप जाओ और मस्जिद के अंदर और हमारे साथ बैठ करके आप भी नमाज पढ़ो खड़े होकर के? नहीं ना। तो आप मुझसे ये क्यों उम्मीद करेंगे कि मैं खड़े होकर के पूजा करूं? जो भारत के नागरिक है, कोई धर्म को लेकर, कोई जात को लेकर, कोई भाषा को लेकर आप ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। और भारत माँ को आप माँ नहीं बोल पाएंगे तो फिर ये सोचने का विषय है कि आपको ये देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप मदरसा पे कह रहे हैं वंदे मातरम बोलना चाहिए, भाई आप और भी रूल्स लाइए ना जो बच्चों के लिए अच्छा होगा। इस चीज को मैंडेटरी करके आप किसी को दुखती रख में हाथ दे रहे हैं, आई डोंट सपोर्ट। तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। अब देखिए जरा बात उसकी जहां से पूरी सियासत बदली, यानी बंगाल में चुनाव, आज भी वोटिंग हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल के फाल्ता की, जहां से पुष्पा चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया। फाल्ता की सीट पर 86% वोटिंग हुई है, लेकिन जहांगीर ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपना हाथ पीछे करता हूं। और उसके बाद देखिए जरा जहांगीर के घर की तस्वीर देखिए। जहांगीर घर पर नहीं थे, टीएमसी नेता के घर की तस्वीरें सामने आई। ये वही जगह है जहां आईपीएस अजय पाल शर्मा जहांगीर को ढूंढते हुए पहुंचे थे।
अब देखिए जरा, फाल्ता में बंपर वोटिंग हुई है, लोगों ने 86% वोट किया है। फाल्ता विधानसभा सीट के लिए दोबारा वोट डाले गए। करीब 86.1% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। फाल्ता से बीजेपी ने देवांशु पांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। फाल्ता में दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ पर मतदान रद्द कर दिया गया था। फाल्ता सीट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आती है और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के हिसाब से बंगाल का सबसे बड़ा जिला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 35.5 लगभग 35.5% मुस्लिम मतदाता है और 26 में यह संख्या लगभग 38% से ज्यादा होगी। फाल्ता एक ग्रामीण सीट है जहां 92% मतदाता गांव में रहते हैं। फाल्ता सीट पर मुस्लिम आबादी निर्णायक मानी जाती है। जानकारी के मुताबिक यहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 26% है। यह पहले लेफ्ट का गढ़ था जिसे कभी कांग्रेस चुनौती देती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बन गया है। कांग्रेस और टीएमसी ने 4 बार फाल्ता में जीत हासिल की, मगर 2011 से टीएमसी लगातार 3 बार यह सीट जीत रही है। सुनिए जरा फाल्ता के लोग क्या कह रहे हैं। वो तो अभिषेक बनर्जी है, उसको मदद देता जहांगीर को, जहांगीर मदद देता इसराफिल को। इस वोट में पहली बार वोट दिया था, तृणमूल में ही दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों का घर पे अटैक किया। जहांगीर तो पुष्पा झुक गया, वो झुकेगा नहीं, वो तो पूरा अंदर घुस गया। खत्म टाटा बाय बाय। बाय बाय। भी देना है, टीएमसी को देना है। अच्छा, दूसरा जगह में नहीं देना है, यही है बात। ये कितने सालों से चल रहा था? 10-15 साल से। पुष्पा झुक गया तो नहीं है, अभी चला गया, इसके लिए अभी उत्सव में वोट दे रहा है। बचपन जैसे था अभी ऐसे ही लग रहा, बचपन का तरफ डर का नहीं। 15 साल पहले डर था, लेकिन अभी डर नहीं है। नहीं, 15 साल पहले वोट नहीं दे सकता था, यहाँ आने ही नहीं देता है, वहाँ से लोग भी देता है। 15 सालों से वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया था। क्यों, कौन रोकता था? टीएमसी का। ये मेरा मतदान जो हुआ है सही तरीका से हुआ। बोला वोट हो गया, चला जाओ आप लोग, ठीक है। आज 7 दिन बाद हम लोग वोट दिया है, इधर खूब अच्छा से वोट दिया है। आज को 7 दिन मिला है हम लोगों को। पहले हम लोग को टाइम देता है 1 बजे, वो तार 3 बजे जाएगा तो बोलेगा वोट हो गया, चला जाओ आप लोग, हो गया तुम्हारा वोट। आप सुन रहे थे ऐसे लोग जो कह रहे हैं 15-15 साल से वोट नहीं दिए, ऐसे लोग जो कह रहे हैं बूथ पर जाते थे तो कहा जाता था आपका वोट तो पड़ गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, ट्विशा केस में उनकी सास मुश्किल के फेर में है। सबसे पहले देखिए कुछ नई तस्वीर आई हैं। ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो ट्विशा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो विदाई की आखिरी तस्वीर, जिस वक्त ट्विशा घर से विदा हो रही थी और परिवार से बात कर रही थी, ये वो तस्वीर है। हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, इतनी सहमी सी रहती है। शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। हमारी रेशमपुरा ग्वालियर में some people do it out of compulsion. ट्विशा मौत मिस्ट्री में अब ट्विशा की सास सवालों के घेरे में है। पूर्व जज के ऑडियो चैट सामने आने के बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। अपनी भाषा और व्यवहार की वजह से वो कटघरे में हैं। बहू के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। यही नहीं, मीडिया के सामने उन्होंने बहू को लेकर जो दावे किए वो भी गलत साबित हुए। मेरे सामने कहा, I have consumed in large quantities marijuana. In PM, there is nothing about drugs, and in our investigation, we have also not found such kind of things. ट्विशा की मौत के बाद पूर्व जज ने 46 मोबाइल नंबरों पर कॉल किया था। सवाल उठ रहे हैं कि मौत के ठीक बाद ये कॉल क्या सबूत मिटाने के लिए किए गए। इसके बाद एक बार फिर ट्विशा मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। अब बड़ी चीज ये कि ट्विशा की सास से सवाल जवाब कर सकती है पुलिस, क्योंकि ट्विशा की सास को अब तक आपने सारे फ्रेम में देखा होगा। वही सामने आ रही है, वही बहू पर आरोप लगा रही है। अब तक उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं जरा वो देखिए। ट्विशा की सास पूर्व जज भी रही है। ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह इस वक्त घिरी हुई है। पूर्व जज रही गिरिबाला का एक ऑडियो सामने आया है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा।
ट्विशा के भाई के साथ बातचीत का ऑडियो, उसमें सासू क्या कह रही हैं। इसमें वो ट्विशा के भाई से अजीबोगरीब सवाल पूछ रही हैं। जैसे ट्विशा के पुराने रिश्ते को लेकर गिरिबाला ने सवाल पूछा। कथित ऑडियो टेप में पूछा, क्या ट्विशा किसी के साथ रिश्ते में थी? क्या ट्विशा शर्मा ने फायदे के लिए संबंध बनाए क्योंकि वो एक्टिंग और मॉडलिंग करती थी? ये सवाल उससे पूछा। क्या शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार जारी रह सकता है? ट्विशा के साथ बेहद आपत्तिजनक बातें करती सुनाई दे रही है इस ऑडियो में। वो ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाती सुनाई दे रही। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद पूर्व जज पर अब सवाल उठ रहे हैं। जज के पद से रिटायर कोई महिला अपनी बहू से ऐसे सवाल कैसे कर सकती? इस ऑडियो टेप के अलावा भी कई बातें गिरिबाला को कटघरे में खड़े कर रही। मीडिया को दिए इंटरव्यू में गिरिबाला ने कई झूठी बातें की। गिरिबाला ने ट्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। ट्विशा के गर्भपात को उसकी मनमर्जी से लिया फैसला बताया था। साथ ही ट्विशा के मानसिक बीमार होने का भी दावा किया था। लेकिन पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई दावा सही साबित नहीं हुआ है। ट्विशा के परिवार और पुलिस ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है। अब ट्विशा की सास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्विशा की सास को पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए यह तीसरा नोटिस जारी किया है। जांच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस जमानत खारिज भी करवा सकती है। साथ ही पूर्व जज से कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद छीना जा सकता है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव बातचीत है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ट्विशा की सास क्या कुछ आरोप लगा चुकी हैं, उनके भाई जो मेजर रहे उनसे बात कर रही हैं इस फोन में, सुनिए। If you have slept with other people, who asked? Was there any point? Was there any point? Who asked this? Amar distribution. I didn't say slept with anybody. I said some monetary benefit or some favor. When was this context? सुन लो. What is the context? He was saying that he keeps accusing me. She says Randiya asked someone. It's a very foul word and it's not the way it's used. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is asking such questions कि भाई तुम उनसे उनके किस context में? किस context में? मतलब I understand maybe considering you look at these things as cases, but you do have to realize there are emotions involved at times. But subsequently someone said that she's had multiple. I said it may be multiple or whatever. So in that context I asked that will this kind of commitment to the marriage last even after the marriage? जो भी पीछे हो गया सो हो गया. That brings me to a question. Why not to any human being? I would ask the question. I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing? What are you doing? I am not cross-questioning. नहीं, it is my right to ask my daughter-in-law. तो आप सुन रहे हैं ट्विशा की सास से जब भाई ने कहा आप ऐसे सवाल उसकी बहन से कैसे पूछ सकती हैं, तो सासू कह रही हैं कि मैं सास हूं, क्यों नहीं पूछ सकती हूं। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाऊं। सवाल यह है कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब ट्विशा ऊपर जा रही है अपने कमरे में, और दूसरा सीसीटीवी देख रहे हैं उसकी मौत हो जाने के बाद परिवार के लोग, घर के लोग उसकी बॉडी उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्विशा की मौत के बाद उनकी सास ने 46 नंबरों पर फोन किया, एक दो नहीं 46 फोन किए। किसे फोन किए वो सारे नंबर सामने आ चुके हैं। आखिर क्यों फोन कर रही थी बार बार? देखिए जरा, ट्विशा की मौत के बाद उसकी सास बेहद एक्टिव थी। ट्विशा की सास और पूर्व जज ने 46 नंबरों पर कॉल किए। आरोप है कि ये सभी नंबर बेहद प्रभावशाली लोगों के हैं। उनके फोन करने की टाइमिंग से शक गहराता जा रहा है। ट्विशा के परिवार ने इन नंबरों की जांच की मांग की है। मोबाइल नंबरों की कॉल डेटा रिकॉर्ड और डिजिटल जांच की मांग की गई है। सास गिरिबाला ने लोकायुक्त और मजिस्ट्रेट को फोन घुमाया। पुलिस और सीसीटीवी एक्सपर्ट को भी पूर्व जज ने कॉल कर दिया। उस वक्त सोचिए जब बहू ने आत्महत्या कर ली है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या हत्या को खुदकुशी दिखाने की प्लानिंग की गई? क्या पूर्व जज ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की? यह सिर्फ सवाल है। क्या सबूत मिटाने और रसूख का इस्तेमाल करने के लिए कॉल किया गया? परिवार ने सारे कॉल डिटेल, चैट, ईमेल सुरक्षित रखने की मांग की है। परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। ट्विशा का परिवार दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। ट्विशा की मौत के 10 दिन बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। सोचिए जरा, ट्विशा की सास 46 लोगों को फोन कर रही थी। उस वक्त जब बहू की मौत हो गई हो, आम आदमी क्या करता है?
अब देखिए जरा बहू की मौत के बाद भी वो किस तरह के आरोप लगाती रही और सास होने के नाते बहू से क्या क्या चाहती रही कि पेड़ों को पानी देती है नहीं देती है, खाना बनाती है नहीं बनाती है। सुनिए। She said, वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। I will have at least 4 children. अम्मा I love this. मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्विषा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी, या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। मुझसे नहीं कहा, बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं। बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं, लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। तो ट्विशा की सास कह रही है ये बड़ा आसान है लड़कियों के लिए कि वो आत्महत्या कर लें और झूल जाएं, लड़के नहीं झूलते हैं तो लड़के कटघरे में। अब देखिए जरा, लड़का फिलहाल फरार है। ये ट्विशा के हस्बैंड समर्थ जो फरार हैं, जिन पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है। अब आपको बताऊं कि आखिर समर्थ पर पुलिस क्या एक्शन लेने की तैयारी में है। गिरफ्तार होगा आरोपी समर्थ, इनाम है 30,000 रुपए। ट्विशा की मौत के बाद से ही समर्थ फरार है और जमानत खारिज होने के बाद भी उसने अब तक सरेंडर नहीं किया है। आरोपी समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। कल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ट्विशा का परिवार उसकी जमानत का विरोध करेगा और ट्विशा के परिवार ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें ट्विशा की सास की जमानत खारिज करने की भी मांग की गई है। समर्थ सिंह खुद को क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन ट्विशा की मौत के बाद से ही वो लापता है। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। उन पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भोपाल जिला और सत्र न्यायालय में वो वकालत करते हैं। बार एसोसिएशन उनके लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक दहेज के नाम पर दूसरी वजहों से लड़कियां अपनी जान देती रहेंगी। एक तस्वीर नहीं है। पिछले 3-4 दिन में आप देखिए, चाहे ट्विशा हो, पलक हो या फिर दीपिका हो, लेकिन मां बाप के लिए जरूरी है अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं और उसके बाद फोन पर बात भी करते हैं। तो शादी करने से लेकर विदा करने के बाद तक बहुत सी बार आपको ऐसे संकेत मिलते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसे कैसे पहचानना है आपको सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसके बाद खुद कदम उठाने हैं, आपको बताऊं ये इशारे कैसे मिलते हैं। पहला संकेत, अगर दामाद या उसका परिवार बेटी पर आर्थिक नियंत्रण करे, बेटी की व्यक्तिगत संपत्ति पर अपना हक जताने लगे, सैलरी और पिता से मिले उपहार को अपना बताए या हक जमाए, बेटी के बैंक में पिता का जमा कराया हुआ पैसा भी निकाल ले, ऐसी कोई स्थिति हो तो माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए। ट्विशा के केस में ऐसा ही मामला सामने आया था। आरोप है कि पति ने उस पर शेयर ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पिता ने 20 लाख के शेयर खरीदे जो उसका पति लेना चाहता था। दूसरा संकेत, शादी के बाद पति या ससुराल वाले चरित्र को लेकर ताना दें। प्रेगनेंसी की स्थिति में बच्चा किसका है जैसे सवाल पूछे जाएं। प्रेगनेंसी से जुड़े फैसलों पर उसको बिल्कुल हक ना दिया जाए या फिर मर्जी के बिना गर्भपात का दबाव बनाया जाए। ऐसे में माता पिता को तुरंत सतर्क होकर कार्रवाई करनी चाहिए। देरी की वजह से ऐसा मामला बिगड़ सकता है। ट्विशा के केस में भी उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। माता पिता का आरोप है कि उसका जबरन गर्भपात कराया गया। हालांकि ससुराल का कहना है कि परिवार की इच्छा के बिना उसने खुद गर्भपात कराया। तीसरा संकेत, अगर बेटी ससुराल में रहते हुए खुलकर बात नहीं कर पा रही, बात करते करते अचानक फोन कट जाता है, बेटी को खौफ महसूस होता है। अगर बेटी कहे मुझे यहां से ले जाओ तो इसे नजरअंदाज मत करिए। बेटी को तुरंत आनंद फानन में ससुराल से अपने घर ले आना चाहिए। ट्विशा के केस में भी उसने घटना वाली रात अपने माता पिता को फोन किया, बात की। अपने पति के कमरे में आते ही उसका फोन अचानक कट हो गया। चौथा संकेत,
जब भी बेटी शादी के बाद मानसिक या आर्थिक दबाव का इशारा करे तो उसे शादी में थोड़ा समझौता करना पड़ता है, कहकर नजरअंदाज ना करें। मां बाप को कहना पड़ता है, वो कहते हैं एडजस्ट करो। ये अपने आप में खतरनाक। लोक लाज या लोग क्या कहेंगे कि डर से अपनी बेटी को खतरे में न डालें। बेटी के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना परिवार की जिम्मेदारी है। सुनिए जरा आज ट्विशा के दोस्त क्या कह रहे हैं। उसके पास 2 फोन थे, जो एक उसका खुद का पर्सनल फोन था, एक उसका ऑफिशियल फोन था। जो पर्सनल फोन था उसमें इसकी चैट्स थी, जो इन्होंने गायब कर दिया फोन, जिससे इनको ये लगता था कि शायद हमारे लिए कोई एविडेंस हो सकता है या कोई भी प्रूफ जो निकल के आ सकता। जो चैट्स ऑनलाइन आ रही हैं वो उसकी मदर की हैं, मदर के फोन से आ रही हैं। ट्विशा का फोन कहाँ गया? उससे हमें बहुत चीजें मिल सकती थी, क्यों गायब कर दिया गया? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत सारे प्रूफ थे, उसकी ऑडियोज थी, वीडियोस थी या उसकी चैट्स थी, वो क्यों गायब करा गया फोन? प्रूफ हटाने। किसी की बेटी की जान जा चुकी है और वो लेडी अभी भी ये कह रही है कि वो पौधों का ध्यान नहीं रखती थी। अब बताइए पौधों की इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने ऐसा करा। लीगेचर भी 4 दिन बाद दे रहे हैं, ऊपर से एम्स या डॉक्टर या सारे लोग कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी की बॉडी ले आइए, क्रीमेशन कर दीजिए। अगर क्रीमेशन हो जाता और उसके बाद लीगेचर को हम कैसे मैच करें? बहुत जॉली थी, मतलब पिल्स लेना इज़ वेरी एक्सट्रीम एक्सटेंट की कोई डिप्रेशन में है। जैसा उसका नेचर था, वो उसकी अपने वीडियोस भी देखी होंगी, शादी के टाइम पे शी वाज सो हैप्पी। सो ऐसी लड़की की पिल्स ले रही है, वो बिलीवेबल नहीं है। सीम्स लाइक अ कंप्लीट ट्रैप एक्चुअली। आपने ये सारे साजिश इसीलिए रचा कि मैं मीठा मीठा कुछ चीज़ें बोल लेता हूँ, किसी लड़की को फंसा के उसे परेशान करके, एंड माँ बेटे दोनों ही आई थिंक दोनों ह्यूमिलिएट करते थे, दोनों ही ह्यूमिलिएट करते थे और दोनों ही क्रिमिनल माइंड्स के हैं एक्चुअली। आप अगर देखिए जिस हिसाब से ये इंसिडेंट्स होने के बाद जो इनका बिहेवियर है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्विशा के पति को पुलिस ढूंढ रही है और जल्द ही वो गिरफ्तारी हो। कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जमानत पर। आज की एक और बड़ी खबर है, पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड ढेर। अब आइए आपको दिखाऊं कि किस तरह से हमजा को अज्ञात आकर मारकर चले गए। देखिए जरा, हमजा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ इस तरह से पीओके के जिस मुजफ्फराबाद में को आतंकियों ने ठिकाना बना रखा है, यानी कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में आतंकियों का गढ़ है, उसी मुजफ्फराबाद में पुलवामा का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। यहां सड़क पर खुलेआम आतंकी को गोलियों से भून दिया गया। कहा जा रहा है कि वो मुजफ्फराबाद में कॉलेज के बाहर निकला था, तभी मोटरसाइकिल और कार में आए हमलावरों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी और अफरा तफरी मच गई। हमजा को कई गोलियां लगी हैं, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। हमला करने के बाद हमलावर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। हमजा बुरहान को डॉक्टर भी कहा जाता था, वो खुद को टीचर बताता था। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला और साल 2017 में वो पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान चला गया। वहां पढ़ने के बजाय अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया। बाद में फिर वहीं इस आतंकी संगठन का ऑपरेशनल कमांडर बन गया और फिर पीओके से ही कश्मीर में आतंकी भर्ती और फंडिंग जुटाने लगा। सुनिए जरा, कोई अज्ञात मार कर गया है, लेकिन अच्छा है भारत के दुश्मनों की कोई सफाई कर रहा है वहां। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान भी इन लोगों को मारना चाहता है। ये पाकिस्तान अपना एक बार जब पाकिस्तान का मकसद हो जाता है इन लोगों से, तो ये फिर उनके पाकिस्तान के काम के लिए नहीं भी रहते हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कई इन लोगों को ख़त्म कर देती है। लेकिन इसका बड़ा असर जो होगा मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर में होगा। जो हमारे युवक हैं वहाँ पर, वो उस रास्ते पे जाने में जिस प्रकार से पहले जाने की कुछ लोगों में क्षमता होती थी, मुझे लगता है वो अभी बहुत ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से शांति आई है, वो बहुत फर्क पड़ गया है। तो हमजा कोई पहला आतंकी नहीं है जिसे कोई आकर मारकर चला गया। हमजा जैसे बहुत से हैं अब तक जिन्हें कोई अननोन किलर दाएं बाएं आगे पीछे से आता है और मारकर चला जाता है। देखिए जरा कौन कौन है। सबसे पहले देखिए, अज्ञात हमलावरों का खौफ पाकिस्तान में कई सालों से। पिछले 4-5 सालों में 25 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। और सबसे पहले देखिए एक ये तस्वीर देखिए, यह है शेख यूसुफ। इससे पहले अप्रैल में हाफिज के करीबी शेख यूसुफ की हत्या की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। और हमलावर कौन थे, इसका छोटा सा सुराग तक एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई। अगला नाम देखिए,
सैफुल्ला। इससे 1 साल पहले मई में लश्कर का कमांडर सैफुल्ला मारा गया। सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने इसे मारा और मौके से फरार हो गए। अब तक न हमलावर मिले हैं और न ही हमला करने वालों का सुराग। ये 2006 में संघ मुख्यालय पर अटैक और रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमले में शामिल था। अगला देखिए जरा, मौलाना काशिफ अली। फरवरी 2025 में लश्कर की पॉलिटिकल विंग का नेता काशिफ निशाना बना। इसके घर के दरवाजे पर बाइक सवार हमलावर इसे गोली मारकर फरार हो गए। मौलाना काशिफ अली लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का साला था। अगला नाम मुफ्ती शाह मीर, आईएसआई का अंडर कवर एजेंट मुफ्ती शाह मीर बलूचिस्तान में मारा गया और तुर्बत शहर में हमलावर उसे गोली मारकर फरार हो गए। इस पर कुलभूषण के अपहरण में आईएसआई को मदद करने का आरोप था और कुलभूषण का अपहरण किया इसने, लेकिन अब मुफ्ती शाह मीर को कोई ठोक गया, कोई अज्ञात मार गया है। तो इस तरह भारत का कोई काम आसान कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बात मौसम की करते हैं। जिस तरह से तपिश बढ़ रही है, जानलेवा होती जा रही है। मई में पारा 50 डिग्री पार। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, अलग अलग शहरों का हाल क्या है। बांदा देखिए, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है बांदा में। अगली तस्वीर देखिए जरा, लखनऊ की तस्वीर दिखाएं। लखनऊ में इतनी गर्मी है कि जानवर परेशान है। चिड़ियाघर में भी जानवरों के लिए देखिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाऊं कैसे देश में कौन सा वो शहर है जो सबसे ज्यादा गर्म है और दुनिया में तीसरे नंबर पर देश का शहर है। देखिए जरा, ये दुनिया का मैप आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्म दुनिया में है सऊदी अरब का जद्दा, 48 डिग्री से ज्यादा तापमान है, 48.6। और दूसरे नंबर पर भी सऊदी अरब का शहर है अराफात, 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब आ जाइए सीधे सऊदी अरब से बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा का तापमान है 48.2 डिग्री, यानी दुनिया में तीसरे नंबर पर है बांदा जो सबसे गर्म है। अब आपको बताऊं मैं, तस्वीर देखिए जरा। उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर ये जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी अभी और बढ़ने वाली अगले 9 दिन तक। क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का बांदा आज दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा है। सऊदी अरब के 2 शहर में तापमान बांदा से ज्यादा है। 2022 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अभी 48 है। अगले कुछ दिन में बांदा में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में राहत की कोई संभावना नहीं है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्मी और तेज लू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया और इतना ही नहीं, 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। इस दौरान देश के कई राज्यों में सबसे भीषण गर्मी पड़ेगी। 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं, यानी परपेंडिकुलर, जिससे भीषण गर्मी और लू चलती है। इस दौरान कई जगहों पर पारा 50 डिग्री को पार कर सकता है। अब देखिए जरा क्या शहरों का हाल है। अलग अलग शहरों का हाल क्या है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए जरा, गर्मी की वजह से हो क्या रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गर्मी से छात्र बेहोश हो गए। बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अस्पताल में भर्ती किए गए। और अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बांदा का हाल देख लिया आपने, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। योगी एक्शन में है। योगी ने क्या ऑर्डर दिए देखिए। सीएम योगी ने प्रचंड गर्मी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योगी ने राहत बचाव को लेकर सतर्क रहने को कहा है। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।
अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, ORS और अतिरिक्त बेड लगाने को कहा गया है। लू से बचाव के लिए जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। योगी ने कहा है, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो। सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनने की अपील की है। ऐसी कोई लापरवाही ना करें जिससे आग लगने की आशंका हो। अधिकारियों से मजदूरों को लू से बचाने पर ध्यान देने को कहा है। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। यूपी के कई जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। अब सुनिए जरा, अब बहुत से लोगों की मजबूरी है, दफ्तर जाना है, दफ्तर से लौटना भी है, और जो बाहर काम करते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी इस धूप में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसे बहुत गर्मी पड़ रही है, 45-46 डिग्री हो गया है, और इस मोहल्ले के अंदर सब कुछ भी नहीं, सब सुनसान पड़े हुए हैं। कृपया नगर पालिका से निवेदन है कि पानी का छिड़काव थोड़ा बहुत करा। अभी तो 42 डिग्री गर्मी हैगी, और पूरे गांधीनगर में जगह जगह पे पानी की सुविधा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बहुत समस्या है साहब, देखो सब्जी इतने ताजी लाते हैं ना, देखो अपने आप ऐसे सूखती जा रही है, फिर गिराकी भी नहीं है, धंधा भी कम हो रहे हैं, मध्यवाड़ा भी बहुत हो गया है गर्मी से। आने में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और फील्ड में काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप तो दिन भर डिलीवरी करते होंगे, किस तरह से गर्मी से बचाव करते हैं? क्या करना पड़ेगा। बहुत बेचैनी है, और बिना काफी के तौलिए आके आप गर्मी में बाहर ना निकल सकते। पहले से ज्यादा बहुत पड़ी गर्मी, अभी तो स्टार्टिंग में इतनी गर्मी पड़ रही बहुत। जूस वगैरह घर से बाहर में निकलो और जूस पियो। गन्ने का जूस ले जा रहे हैं, गर्मी के अंदर हाल बेहाल है, बहुत ज्यादा पसीने से तर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पारा 50 के आसपास पहुंच रहा है। तो गर्मी में आपने देखा लोगों का हाल क्या है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे और अब वापस आ गए। तोहफे में जीता दिल और डील। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री की जो कल तस्वीर आई थी वो कैमरा से थी, और आज पूरा वीडियो आया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. Mallory. Prime Minister Modi brought us a gift. वही वीडियो है जो कल सबसे ज्यादा वायरल था, लेकिन सिर्फ ये तोहफा पीएम मोदी लेकर नहीं गए थे। ये सारे गिफ्ट आप देख रहे हैं जो 5 देशों के दौरे पर थे, उन अध्यक्षों के लिए अलग अलग तोहफे लेकर गए थे। पीएम मोदी ने ये गिफ्ट दिए हैं उन राष्ट्र अध्यक्षों को। अब देखिए जरा इन तोहफों पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट पर हमला किया था। आज सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर टोकरों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India. And what? आइए अब आपको दिखाऊं, राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफे पर भी उन्होंने वार किया। लेकिन दूसरे गिफ्ट्स क्या थे मैं आपको बताऊं। जब आप राष्ट्र अध्यक्षों से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, वो तोहफे लेकर आए। जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी मिले, मेलोडी टॉफी की खूब चर्चा हो रही, लेकिन कई दूसरे गिफ्ट भी दिए। जैसे ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क का स्टोल दिया है। इस स्टोल की प्रेरणा मणिपुर में शिरुई कशोंग चोटी से ली गई है, और शिरुई लिली एक दुर्लभ नाजुक घंटी के आकार का फूल होता है दरअसल, जिसकी पंखुड़ियां हल्के गुलाबी और सफेद रंग की होती हैं। यह मणिपुर के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं खिलता है। यह देखिए दूसरा तोहफा है पीएम मोदी का। यह तीसरा तोहफा, मेलोडी के बाद अगर आप कहें तो यह तीसरा है। मूंगा सिल्क का स्टोल दिया है उन्होंने। मूंगा रेशम को असम का सुनहरा रेशम भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का एक दुर्लभ और बेहद खास वस्त्र है। यह बेहतरीन रेशम बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार किया जाता है। मूंगा रेशम अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए सराहा जाता है। दुबई के राष्ट्राध्यक्ष बिन जायद से मिले थे पीएम मोदी, उनके लिए ये ले गए थे। जीवन वृक्ष के चित्र वाली एक रोगन पेंटिंग उपहार में दी है। यह पेंटिंग गुजरात के कच्छ की एक दुर्लभ और बेहतरीन कपड़ा कला शैली है। साथ ही साथ आम भी ले गए थे। केसर आम भी गिफ्ट में दिए हैं बिन जायद को। केसरिया रंग का आम तेज खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है।
भारत में केसरिया आम करीब 150 रुपए किलो बिकता है। साथ ही अनानास भी ले गए थे। मेघालय के अनानास भी गिफ्ट दिए हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अनानासों में से एक माना जाता है। और बिहार का मखाना भी पीएम मोदी ने इन्हें मिथिला मखाना भेंट किया है। ये भेंट किया है यूएई के क्राउन प्रिंस को। बिहार का ये खास मखाना देश विदेश में खूब मशहूर है। इसके अलावा नीदरलैंड के पीएम से मिले, उन्हें मछली के चित्र वाली मधुबनी पेंटिंग दी है। नीदरलैंड के राजा से मिले, मोदी ने ब्लू पॉटरी यानी नीली मिट्टी के बर्तन तोहफे में दिए उन्हें। नीदरलैंड की महारानी से मिले, उन्हें मीनाकारी और कुंदन शैली के झुमके भेंट किए हैं। राजस्थान के शाही राजघरानों की खास पहचान है ये। और स्वीडन के पीएम से मिले, उन्हें लद्दाख की शुद्ध ऊन से बनी एक स्टोल दी है। इसे चांगथांगी बकरी के ऊन से तैयार किया जाता है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री आ गए वापस, सियासतदान क्या कह रहे हैं। इसके हित के लिए प्रधानमंत्री का एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण जाता है और इसलिए उनकी लगातार यात्रा देश के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देश इंतजार करता है, दुनिया इंतजार करती है, इसलिए उनका यात्रा लगातार हिंदुस्तान के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाला है। और अब वहां पे जाके क्या कर रहे इटली के अंदर जाके, तो वहां की प्राइम मिनिस्टर को दे रहे मेलेडी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे। ये क्या है? ये थोड़ा तो संवेदनशील होना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री हैं आप। पूरा देश आज टेंशन के अंदर है, परेशानी के अंदर है, बढ़ती हुई कीमत, महंगाई का जो मार पड़ी है एक आम नागरिक को, तो इसके लिए आपके दिल में कुछ नहीं है। तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समर्थक कह रहे हैं 1 रुपए की टॉफी से हजारों लाखों करोड़ की डील हो गई। आइए, अब बारी है लाइफ का फंडा की। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए जी तोड़ मेहनत और कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी टारगेट पूरा ना हो तो निराश मत होइए। अमिताभ बच्चन को उनके पिता अक्सर लाइफ का यह बड़ा फंडा देते थे। हरिवंश राय साहब बचपन से अमिताभ बच्चन को सिखाते थे कि कड़ी मेहनत और लगन के बाद भी चीजें अगर आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रही तो समझिए कुदरत ने आपकी सोच से भी बेहतर आपके लिए कोई योजना बना रखी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी इसकी मिसाल है। 12वीं पास करने के बाद कलाम साहब एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। उस वक्त 8 लोगों का चयन हुआ और कलाम साहब मामूली अंकों से 9वें नंबर पर रह गए। कलाम साहब बहुत दुखी हुए, निराश हुए। अपने पिता से कहा, मैं अब सेना के लिए कभी आवेदन नहीं करूंगा। वो खूब पढ़े और बड़े वैज्ञानिक बन गए। बाद में वो देश के राष्ट्रपति भी बने और तब तीनों सेना के कमांडर उन्हें सलामी देते थे। कलाम साहब ने एक बार कहा था, मैं सेना में नौकरी ना मिलने से निराश था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से भी ऊपर का पद सोच रखा था। तो हरिवंश राय साहब ने मधुशाला जैसे कई दिल को छू लेने वाले काव्य संग्रह लिखे हैं। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, तो विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। लेकिन पद्म भूषण से सम्मानित हरिवंश राय साहब की असली पहचान थी सीधी सरल भाषा में लिखी उनकी रचनाएं, जो आज भी लोगों में ऊर्जा भरती हैं और लाइफ का बड़ा फंडा देती हैं। जब नतीजे की चिंता छोड़कर आप लगन से कोई काम करते हैं तो मन से तनाव और डर खत्म हो जाता है और तब नाकामी हार नहीं, एक सीख बन जाती है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।